नमस्कार। आज बात करते हैं 20 मई 2025 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर और यह है सीरीज का भाग 1। ये चर्चा खास तौर पर यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए तैयार की गई है और हाँ, हो सकता है कुछ विषयों पर हमने पहले भी थोड़ी बात की हो, तो ये एक अच्छा रिवीजन भी हो सकता है। आज हम देखेंगे प्राकृतिक आपदा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, रक्षा, विज्ञान और हाँ, कुछ संवैधानिक मामले भी। तो चलिए शुरू करते हैं टॉर्नेडो से। अमेरिका से हाल में खबरें आ रही हैं इस बारे में। जी बिल्कुल। टॉर्नेडो मतलब बवंडर, ये असल में हवा का एक बहुत तेजी से घूमता हुआ स्तंभ जैसा होता है। ये तूफानी बादलों के नीचे से शुरू होकर जमीन तक पहुंचता है। बनता कैसे है? जब गर्म नम हवा और ठंडी सूखी हवा टकराती हैं, खासकर जहां हवा का दबाव कम हो। अमेरिका का जो टॉर्नेडो एली इलाका है, वहां ये काफी आम है। वैसे अर्जेंटीना, बांग्लादेश में भी आते हैं। अच्छा, और इनकी ताकत मतलब कैसे पता चलती है? अमेरिका में अभी क्या हुआ है? इनकी तीव्रता मापने के लिए एनहांस्ड फ्यूजिटा स्केल या ईएफ स्केल होता है। ईएफ 0 से लेकर ईएफ 5 तक। ये हवा की रफ्तार और उससे हुई तबाही पर आधारित होता है। हाल में दक्षिणी अमेरिका में जो टॉर्नेडो आए, उनसे काफी नुकसान हुआ है, जानें भी गई हैं। ये एक तरह से याद दिलाता है कि ऐसी आपदाओं का खतरा बढ़ रहा है। चिंता की बात है। खैर, अब जरा प्रशांत महासागर की तरफ चलते हैं। न्यू कैलेडोनिया, ये फ्रांस का एक विदेशी क्षेत्र है ना, है ऑस्ट्रेलिया के पास। ये क्यों खबरों में है? हाँ, न्यू कैलेडोनिया फ्रांस के लिए रणनीतिक रूप से बहुत जरूरी है। एक तो इसकी लोकेशन, खासकर दक्षिण प्रशांत में जहां चीन का असर बढ़ रहा है, और दूसरा यहाँ निकिल धातु के बहुत बड़े भंडार हैं, दुनिया के करीब 25%। लेकिन वहाँ जो मूल निवासी हैं, कनक लोग, करीब 39%, उनके और बाकी आबादी के बीच तनाव है। तनाव? लेकिन वहां स्वतंत्रता पर रेफरेंडम भी तो हुए थे। जी हाँ, 1998 के नौमिया समझौते के तहत 3 जनमत संग्रह हुए, 2018, 2020 और 2021 में। तीनों में नतीजा फ्रांस के साथ रहने के पक्ष में आया, पर इसके बावजूद राजनीतिक सहमति नहीं बन पा रही है। हाल ही में एक नया समझौता करने की कोशिश नाकाम रही। तो मतलब जनमत संग्रह के बाद भी अस्थिरता बनी हुई है। क्या दिक्कतें हैं? मूल मुद्दा वही है, स्वतंत्रता चाहने वाले, खासकर कनक समुदाय का एक बड़ा हिस्सा, और फ्रांस के साथ रहने वालों के बीच मतभेद गहरे हैं। संसाधनों का नियंत्रण, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, सांस्कृतिक पहचान, ये सब अनसुलझे मुद्दे हैं। फ्रांस के लिए ये संतुलन बनाना काफी मुश्किल हो रहा है। समझ गया। चलिए अब जरा रक्षा तकनीक की बात करें। रूस की RS-24 यार्स मिसाइल, ये क्या है? RS-24 रूस की एक नई पीढ़ी की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, मतलब ICBM। ये पुरानी SS-19 और SS-18 मिसाइलों की जगह ले रही है। इसकी खास बात है मिर्व क्षमता। मिर्व मतलब? मिर्व यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। मतलब एक ही मिसाइल कई परमाणु हथियार ले जा सकती है और उन्हें अलग अलग निशानों पर गिरा सकती है। और ये ठोस ईंधन से चलती है, 3 स्टेज वाली है, और इसे साइलो से या मोबाइल लॉन्चर दोनों से दागा जा सकता है। रेंज भी काफी है, 10,000 किलोमीटर से ज्यादा। बाप रे! और ये हाल में चर्चा में क्यों है? यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस पश्चिमी देशों को शायद डराने के लिए इसका परीक्षण करने की योजना बना रहा है। अच्छा, ये मेरी क्षमता तो काफी खतरनाक लगती है। बिल्कुल, इससे किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए इसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये रूस की परमाणु शक्ति को और मजबूत करती है। ठीक है, अब रक्षा से आगे बढ़ते हैं विज्ञान की ओर। A-to-I mRNA एडिटिंग, ये क्या है? सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग रहा है। हाँ, है तो टेक्निकल, पर बहुत दिलचस्प है। ये कोशिका के अंदर RNA के लेवल पर होने वाला एक बदलाव है। देखिए, DNA से मैसेज लेकर प्रोटीन बनाने वाले अणु को mRNA कहते हैं। एक एंजाइम होता है ADAR, वो इस mRNA में जहां A यानी एडेनोसिन लिखा होता है, उसे बदलकर I यानी इनोसिन कर देता है। ओके, A को I बना दिया। जी, तो इससे क्या होता है? होता ये है कि जब कोशिका प्रोटीन बनाने के लिए इस mRNA को पढ़ती है, तो वो I को G समझ लेती है। तो नतीजा ये हुआ कि बिना DNA में कोई बदलाव किए ही बनने वाला प्रोटीन बदल गया। अरे वाह! मतलब जेनेटिक कोड बदले बिना ही प्रोटीन बदल गया। जी हाँ, इसके असर क्या हो सकते हैं? जी हाँ, यही इसकी खासियत है। इससे शरीर में प्रोटीन की विविधता बढ़ती है,
उनका काम बदल सकता है। ये फायदेमंद भी हो सकता है, लेकिन अगर ये गड़बड़ हो जाए तो गलत प्रोटीन बनने से बीमारियां भी हो सकती हैं। अभी वैज्ञानिक पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं कि यह प्रक्रिया इतनी आम क्यों है और इसका ठीक-ठीक क्या महत्व है। हाल में चीन के शोधकर्ताओं ने भी इस पर काम किया है। बहुत ही दिलचस्प है ये तो। चलिए अब आज के आखिरी विषय पर आते हैं, भारतीय संविधान से जुड़ा राष्ट्रपति संदर्भ या प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। ये क्या व्यवस्था है? ये संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को दी गई एक शक्ति है। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि कानून का या किसी तथ्य का कोई ऐसा महत्वपूर्ण सवाल उठ खड़ा हुआ है जिस पर सुप्रीम कोर्ट की राय लेना जनहित में जरूरी है, तो वो उस सवाल को सुप्रीम कोर्ट को भेज सकते हैं। अच्छा, मतलब राष्ट्रपति सीधे सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं? जी, ये सलाह 2 तरह के मामलों पर हो सकती है। एक अनुच्छेद 143(1) के तहत, जो किसी भी कानूनी या तथ्यात्मक प्रश्न पर हो सकता है। दूसरा अनुच्छेद 143(2), जो संविधान लागू होने से पहले की संधियों या समझौतों से जुड़े विवादों पर होता है। और क्या सुप्रीम कोर्ट जो राय देता है वो राष्ट्रपति को माननी ही पड़ती है? और ये आजकल चर्चा में क्यों है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट की राय सलाहकारी होती है, बाध्यकारी नहीं। लेकिन जाहिर है इसकी अहमियत बहुत होती है। इसकी सुनवाई के लिए कम से कम 5 जजों की बेंच बैठती है। और हाँ, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो राय देने से इनकार भी कर सकता है, खासकर 143(1) के मामलों में। ये हाल में इसलिए चर्चा में है क्योंकि खबर है कि राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 143 के तहत कुछ प्रश्न सुप्रीम कोर्ट को भेजे हैं। अब वो प्रश्न क्या है, ये अभी साफ नहीं है। ये तो जानना होगा कि क्या प्रश्न भेजे गए हैं। तो आज हमने कई अलग अलग विषयों पर बात की। टॉर्नेडो जैसी प्राकृतिक आपदा, न्यू कैलेडोनिया की भू राजनीति, रूस की यार्स मिसाइल, mRNA एडिटिंग जैसा गहरा विज्ञान और राष्ट्रपति संदर्भ जैसा संवैधानिक प्रावधान। जी हाँ, ये सभी विषय दिखाते हैं कि दुनिया कितनी जटिल है और कैसे अलग अलग क्षेत्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और यूपीएससी की तैयारी के लिहाज से इन सब पर नजर रखना कितना जरूरी है। बिल्कुल। तो आज की चर्चा के आधार पर एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ते हैं। आज हमने अस्थिरता के कई रूप देखे। न्यू कैलेडोनिया में राजनीतिक अनिश्चितता, रूस की सैन्य शक्ति, टॉर्नेडो जैसी प्राकृतिक आपदाएं। इन सब बहुआयामी चुनौतियों को देखते हुए इनसे निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत योजना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आज कितने ज्यादा जरूरी हो गए हैं। जरूर इस पे सोचिएगा, और अगर आपको ये चर्चा जानकारीपूर्ण लगी तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें।